क्या हाल है भैया सबके। चलो स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स का। फिलहाल ये हम अभी बात कर रहे हैं पार्ट वन की। ठीक। एक पार्ट टू आएगी और एक पार्ट थ्री आएगा। पार्ट थ्री में इसके सारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। आज हम एनसीईआरटी बुक की वो लाइंस जो हमको याद होनी चाहिए उन सब लाइंस को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो चीज़ आती है, सिस्टम और सराउंडिंग। इसको यहाँ समझते हैं। सिस्टम वो पार्ट होता है जहां पर ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट। तो सिस्टम वो पार्ट होता है जहां पे ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। सिस्टम के आसपास की सारी जगह को सराउंडिंग बोला जाता है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम ऐड करते हैं तो बनता है यूनिवर्स। और ये जो इसको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सिस्टम बाउंड्रीज। ठीक है। कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे वो ही सब बातें लिखी हुई हैं तो ध्यान से कर लेना एक बार। चलो, अब हमारे पास तीन टाइप्स का सिस्टम है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर भी चेंज हो सकता है और एनर्जी भी चेंज हो सकती है। क्लोज में क्या होता है, मैटर चेंज नहीं होगा, ओनली एनर्जी ही चेंज होगी। ठीक। और आइसोलेटेड में क्या होता है, ना ही मैटर चेंज होगा और ना ही एनर्जी चेंज होगी। ओके भाई, तो ये तीन टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे पास। फिर हमें कुछ बातें समझने, स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स में प्रेशर आएगा, वॉल्यूम आएगा, टेम्परेचर आएगा, मास आएगा। ये सब हमारे स्टेट वेरिएबल्स में कंसीडर करे जाते हैं। ठीक है। अब यहां पे कुछ बात लिखी हुई है, जो स्टेट फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन हमेशा इनिशियल और फाइनल कंपोजिशन या फाइनल स्टेट पे डिपेंड करने वाला है। कभी भी स्टेट फंक्शन रास्ते पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। फिर एक दो टाइप की प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो जो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। ये बोली गई जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे, और जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती उसे बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से ही डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आपके स्कूल एग्जाम में एमसीक्यूज में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। चलो भाई, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट प्रोसेस। फर्स्ट है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये उसका एक ग्राफ दिया हुआ है, पीवी ग्राफ। ठीक है। कैसे बना होगा, ये कुछ इस टाइप से बना भाई। आपने पढ़ा है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कांस्टेंट बोला ही गया है। इसका मतलब P और V की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, कांस्टेंट के बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब जो P है वो V के एक तरीके से कैसे चल रहा है भाई, इन्वर्सली चल रहा है। तो इन्वर्सली का ग्राफ कुछ इस टाइप का ड्रॉ होता है। ठीक है। फिर एक होता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक एक ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है। जहां पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है उस प्रोसेस को आइसोबैरिक बोलते हैं। ठीक है। और ये इसका ग्राफ दिया हुआ है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, देखो इस वाले रीजन में प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक। और यहां से इस वाले रीजन में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगेन यहां से इस वाले रीजन में प्रेशर कांस्टेंट है और यहां से इस वाले रीजन में वॉल्यूम कांस्टेंट है।
इस पूरे में, ठीक है। अभी समझेंगे टॉपिक, अभी आएगा हमारे पास आगे। फिलहाल ये इतना समझो, आइसोबैरिक मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर आता है आइसोकोरिक। भाई आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। दूसरी बात, जब हम वर्क डन बताते हैं आइसोकोरिक के अंदर तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू ही जीरो है। तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। फिर आता है आपके पास एडियाबैटिक, जो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हीट की वैल्यू या हीट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे कुछ बातें समझनी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं वो कभी भी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करवाती, लेकिन वो वर्क करवाने के लिए अलाउ करती है। मतलब अगर एडियाबैटिक वॉल्स हैं तो एनर्जी तो ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन एडियाबैटिक वॉल्स वर्क करवाने में हेल्प या अलाउ करती है। हीट और वर्क ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब जो रास्ते पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो उसके अंदर अगर हम स्टेट फंक्शन का चेंज देखें तो वो जीरो आता है, लेकिन पाथ फंक्शन का चेंज जीरो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। चलो, फिर एक टॉपिक आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी को बोला जाएगा इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू से इसको दिखाते हैं। और अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी आपकी स्टेट फंक्शन है, मतलब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, लेकिन रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगी, ओके। भाई अगर सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव, और अगर सिस्टम में एनर्जी दी जा रही है तो डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। वर्क डन की बात कर लेते हैं। अगर वर्क डन सिस्टम पर हुआ ऑन द सिस्टम तो वर्क डन की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। अगर सिस्टम ने काम करा वर्क डन बाय द सिस्टम तो वर्क डन की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ओके। चलो, कुछ साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। अगर हीट एब्जॉर्ब करी गई तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर हीट निकली तो Q की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर सिस्टम पर काम हुआ तो W की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर सिस्टम ने काम करा तो W की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऑन द सिस्टम है पॉजिटिव, बाय द सिस्टम है नेगेटिव। अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है मतलब सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो U की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर सिस्टम ने एनर्जी रिलीज करी है तो U की वैल्यू नेगेटिव। ये कुछ साइन कन्वेंशन से याद रखना, ठीक है। अब उसके बेसिस पे आपका एक ये पूरा फॉर्मूला बनता है जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू जिसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला जाता है, और जो आपका स्टेट फंक्शन होता है किसके बराबर होगा, Q प्लस डब्ल्यू के। Q यहाँ पे हीट है, W यहाँ पे आपका वर्क डन है, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। ये रास्ते पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ऐसे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट होता है। मींस ना तो हीट को हम बना सकते और ना ही हीट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन हम हीट को ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसी को थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। उसके बेसिस पे ये इक्वेशन होती है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू, ओके। अब उसके बेसिस पे कुछ बातें सुनना ध्यान से भाई, यहां से सारी चीजें हमें समझनी है। इसके लिए पहले यहां जाओ। अगर आपका प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया तो वर्क डन का आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो।
P कौन सा होगा भाई, एक्सटर्नल प्रेशर होगा, ठीक है। और अगर आपका प्रेशर वेरिएबल है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और पीवी ग्राफ का एरिया हमें हमेशा क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक। और क्या याद रखनी, अगर गैस एक्सपेंड हुई तो मींस V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा, ठीक। अगर गैस एक्सपेंड हुई इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, और वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब होता है वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और अगर गैस आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है आपकी, पॉजिटिव आती है। ठीक है भाई, चलो इसको अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, और कुछ चीजें भी समझ लेते हैं इसके अंदर जो हमें काम आएंगी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं वर्क डन आइडियल गैस की बात करूं तो आइडियल गैसेस के लिए वर्क डन की वैल्यूज हम पूरी ये यूज करते हैं, माइनस का 2.303 NRT लॉग VF अपॉन VI, फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर की वैल्यू हमें हमेशा इसके अंदर इस वाले टॉपिक के अंदर 0.083 लेनी होती है, और टी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है जिसको हमें केल्विन्स में लेना है, ठीक है। ये वर्क डन फॉर आइडियल गैसेस है। अगर आपके एग्जाम में बोलता है वर्क डन निकालो फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है इसका मतलब कि आपका वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, सेम वैल्यू रहेगी। जो यहाँ पे थी, यहाँ पे आंसर नेगेटिव का आ रहा था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, ठीक है। और अगर मेरे पास पेपर में आए कि वर्क डन निकालो, आइसोथर्मल तो है लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस का निकालो, तो वहां पर हम इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, और यहाँ पे जो हम पहले माइनस लगा रहे थे माइनस लगा के यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको प्लस कंसिडर करेंगे। ये छोटे छोटे साइन कन्वेंशन इन सबको अपनी नोटबुक में लिख लेना, ताकि आपके जब एग्जाम हो तो उस चीज़ पर इसको पढ़ के रखो। प्लस माइनस का ही सारा खेल है थर्मोडायनेमिक्स में, प्लस माइनस ही कंफ्यूज हो गए तो पूरा चैप्टर खत्म आपका। ये 10 मार्क्स का, 6 मार्क्स का अलग अलग स्कूल्स में आता है चैप्टर, तो अगर वो 10 नंबर और 6 नंबर बचाने हैं तो भैया साइन कन्वेंशन सीखनी पड़ेगी, फॉर्मूले समझने पड़ेंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। ओके, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, सबको नोटबुक में लिखो, आराम आराम से 5-5, 10-10 फॉर्मूले याद करो, जब जाके थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर समझ आएगा पूरा। क्योंकि न्यूमेरिकली आते हैं, यहाँ से कोई थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, बहुत रेयर है कि आपसे फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो पूछ ले, बहुत रेयर, ठीक है। अब रिवर्सिबल और ये आपका गेन एमसीक्यू है भाई, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कूल के, कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज़्यादा वर्क डन लगता है या इरिवर्सिबल में। तो याद रखना भाई, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज़्यादा वर्क डन लगता है, इरिवर्सिबल में वर्क डन थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो माइंड में एकदम से क्लिक होना चाहिए, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ही जीरो है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है आपका वर्क डन कभी नहीं आ सकता, इंटरनल प्रेशर की वजह से वर्क डन कभी फाइंड नहीं करोगे आप। अगर हम वर्क डन हमें निकालना है तो फॉर्मूला लगा रहे हैं पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो एक्सटर्नल ही लेना है, ठीक है। इंटरनल हमें कभी नहीं लेना। एनसीईआरटी बुक में 8 पॉइंट कह रहा हूँ 5.1 या 5.2 में से इंटेक्स क्वेश्चन है इसी बेसिस पे, ठीक है। चलो अगला है एंथैल्पी। सेम जैसे इंटरनल एनर्जी था, सेम ऐसा टॉपिक है एंथैल्पी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एच से दिखाते हैं, फॉर्मूला सेम है, बस वो टोटल एनर्जी बताता है सिस्टम की, तो एंथैल्पी आपको टोटल हीट बताता है सिस्टम की कितनी है। आपने 10th क्लास पढ़ी है सबने, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टॉपिक आया था। एक्सोथर्मिक में अगर आपको बोलता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव लो, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही होती है और एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी होती है।
तो अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच को मैं प्लस लूंगा और एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच को मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है, चलो अब ये कुछ वही इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको एक बार देख लेना भाई। ये चीज़ मैंने आपको बता दी पहले ही। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होती है, तो एक्सटेंसिव जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करेगी और इंटेंसिव जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्सटेंसिव जो सिस्टम के मास पे डिपेंड कर रही है और इंटेंसिव जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डेल्टा एच का है, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। पी डेल्टा वी की जगह मैं एन आर टी भी लिख सकता हूं। ठीक, डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कर दो। ठीक है भाई, आर की वैल्यू 8.314 भी कंसीडर कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, और आर की वैल्यू 0.0821 भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपको प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है तो। लेकिन अगर आपको जूल में दी हुई है चीजें तो आप ऊपर वाली वैल्यू कंसीडर करो 8.314 वाली। ठीक है, अगेन ये फॉर्मूला है डेल्टा एन जी आर टी। अगर आपको पी और डेल्टा वी ना देखे, एंथैल्पी पूछे, इंटरनल एनर्जी पूछे, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो। आइडल गैसेस के लिए ही होती है वैसे ये। ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट हमें चाहिए ताकि मैं बढ़ा सकूं 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दोबारा समझते हैं, कितनी हीट मेरे को चाहिए ताकि मैं 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा सकूं। उस अमाउंट ऑफ हीट को नाम दिया जाता है हीट कैपेसिटी। यूनिट होती है जूल पर केल्विन और फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, चलो फिर एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगेन, कितनी अमाउंट ऑफ हीट मेरे को चाहिए अगर मैं 1 यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा सकूं। अगर मैं यूनिट मास की बात कर रहा हूं तो मैं स्पेसिफिक पे चला जाऊंगा, अगर मैं मोल्स की बात कर रहा हूं तो मैं हीट कैपेसिटी पे रहूंगा। ठीक है, फॉर्मूला में यूनिट क्या होती है भाई, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, जहां पे M होता है मास, C होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और T होता है आपके यहां पे टेम्परेचर और Q होती है आपकी अमाउंट ऑफ हीट। फिलहाल इस अमाउंट ऑफ हीट को नाम दिया जा रहा है स्पेसिफिक, नहीं इसको हीट ही बोलेंगे, सॉरी स्पेसिफिक हीट तो हमारा C माना जाएगा। ओके, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी। Q आपकी हीट है, M आपका मास है, C आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा T आपका यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। फिर आती है मोलर हीट कैपेसिटी। अगेन वही सेम चीज है, मेरे को 1 मोल्स का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उस हीट को मैं बोलूंगा मोलर स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, याद रखना। ठीक है, फिर इन दोनों में एक रिलेशन होता है स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम सी और ये कैपिटल सी से दिखाया हुआ है। इस कैपिटल सी को मैं नाम दे रहा हूँ हीट कैपेसिटी, इस छोटे वाले सी को नाम दिया गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इस एम को नाम दे रहा हूं मैं मास। याद रखना भाई, काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, इतना ही था आज के लिए हमारे पास। अब इसके न्यूमेरिकल्स अब आप ट्राई करना। ठीक, यहां तक के टॉपिक्स के मैं तो वैसे कराऊंगा, लेकिन आप भी ट्राई करना, क्या होता आप कर पाओ। लेकिन चीज़ों को जो बताया उन्हें अच्छे से लिख लेना। ठीक है, गुड बाय।